नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की सनसनीखेज वापसी बीजेपी में। सनसनी क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2024 में इसी बीजेपी ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अब अचानक से बीजेपी को उनकी जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या पवन सिंह वोट बैंक का समीकरण अपने दम से बदल सकते हैं? और उनकी एंट्री से एनडीए की बिहार की स्ट्रेटजी कैसे बदलेगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर जो बिहार से आ रही है वो ये है कि पावर स्टार पवन सिंह 1 साल पहले तक जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, बड़ी धूमधाम से उनकी बीजेपी के अंदर वापसी की गई है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में यही पवन सिंह, जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और उन्होंने बगावत भी कर दी थी, स्वतंत्र रूप से काराकाट से चुनाव मैदान में उतरे थे और नतीजा एनडीए के उम्मीदवार और बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पायदान पर चले गए। यानी सीधे तौर पे नुकसान हुआ था बीजेपी को और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत गया था। और उसके बाद बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगा के उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। और खबरें यहाँ तक आई थी कि वो अब अमित शाह के या बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसके गुड बुक से हमेशा के लिए बाहर भी हो गए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जैसा कहते हैं कि पॉसिबिलिटी का खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और वही सीन हमें देखने को मिला है कि बीजेपी अब खुले मंच पे उन्हें गले लगा के उनका स्वागत कर रही है। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जो पवन सिंह को जहां एक बार पार्टी से निकाल दिया गया था, वहीं अब उनको वापस से पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। तो दरअसल बात यह है कि पवन सिंह बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक सितारे की वापसी की नहीं है, इस कहानी में बिहार की जटिल राजनीति और कास्ट इक्वेशन भी शामिल है। पवन सिंह सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, वो भोजपुरी बेल्ट के सुपर स्टार हैं। उनके गानों के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उनकी लोकप्रियता बिहार यूपी से निकलकर पैन इंडिया तक फैली हुई है। लेकिन पवन सिंह की ताकत सिर्फ उनकी लोकप्रियता नहीं है, वो ठाकुर समुदाय से भी आते हैं। यानी क्षत्रिय वोट बैंक, जो हाल के महीनों में बीजेपी से खासा नाराज भी है, उनको साधने के लिए पवन सिंह की वापसी हुई है। राजीव प्रताप रूड़ी और आरके सिंह जैसे कद्दावर ठाकुर नेता पार्टी में खुलेआम असंतोष अपना जता चुके हैं। और अगर यह नाराजगी 2025 विधानसभा चुनाव तक बनी रहती तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह की एंट्री एक गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। और हमने हाल के वक्त में देखा है कि बिहार में बीजेपी साम दाम दंड भेद सब लगा रही है, हर उस स्ट्रेटजी को यूज कर रही है जिससे चुनाव जीता जा सके। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो। उसके बाद अब महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इससे पहले मां के अपमान का भावनात्मक मुद्दा भी उठाया गया। लेकिन बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि इनमें से कोई भी मुद्दा, इनमें से कोई भी दांव वैसा असर नहीं डाल पा रहा है कि चुनाव एक तरफा बीजेपी की ओर आ जाए। पार्टी जानती है कि कैश इंसेंटिव और इमोशनल अपील वोट को पक्का नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी ने समीकरण कार्ड खेला है। पवन सिंह को वापस लाकर ठाकुर वोट बैंक की नाराजगी कम करने की कोशिश है और साथ ही भोजपुरी स्टारडम के जरिए कैंपेन को, बिहार में जो चुनाव का उनका कैंपेन है, उसको एक मोमेंटम देने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का सहारा लिया है। इससे पहले हमने देखा कि मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ, इन सबको पार्टी ने बड़े कैंपेन में इस्तेमाल किया और नतीजा ये हुआ कि इन स्टार्स ने जनता में कनेक्ट बनाया और पार्टी के लिए भीड़ इकट्ठा करने की रणनीति का एक हिस्सा बने। अब पवन सिंह की एंट्री इसी पैटर्न का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि पवन सिंह ने हाल ही में पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, फिर भी बीजेपी ने एक लंबा फायदा देखते हुए पुरानी बातों को भूलने का रास्ता चुना है। लेकिन बीजेपी तो भूल जाएगी। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, जिन्होंने पवन सिंह की वजह से एक ह्यूमिलिएटिंग हार झेली है, वो इस समझौते को कैसे स्वीकार करेंगे? तो मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि हाल ही में पवन सिंह ने खुद कुशवाहा से मुलाकात की और उसी रात बीजेपी नेताओं विनोद तावड़े समेत कई की प्लेयर्स ने इस इक्वेशन को सुलझा दिया है। और अब तो मीडिया में बयान भी चलाया जा रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। यानी 1 साल पहले जिस नेता को निकाला गया था, आज फिर पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, बीजेपी के यहाँ पे इतना झुकने का मतलब ये है कि बीजेपी वाकई में ये महसूस कर रही है कि बिहार उनके हाथ से निकल रहा है और ऐसे हालात में पवन सिंह उनकी मजबूरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र की 22 सीटों में से एनडीए सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। अब अगर ठाकुर वोटर और भोजपुरिया समाज दोनों में नाराजगी बीजेपी के लिए बनी रहती है तो यह आंकड़ा और भी नीचे जा सकता है, इनफैक्ट शून्य भी हो सकता है। यानी 2025 का विधानसभा चुनाव बिना पवन सिंह के बीजेपी के लिए बहुत रिस्की था। इसीलिए अब उन्हें शायद राज्यसभा की सीट की भी पेशकश की जा रही है और खबरें तो ये भी हैं कि पवन सिंह के करीबी 2 नेताओं को टिकट दिलाने की शर्त पे पवन सिंह माने हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह के होने से बीजेपी को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अभी वो हाल ही में एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में भी दिखे थे और उनकी मौजूदगी ने
उस शो की टीआरपी को बहुत बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पे उस शो की रीच बहुत बढ़ गई। टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम रील तक पवन सिंह का कंटेंट हर जगह वायरल होता है। उनके गानों को खासकर भोजपुरी बेल्ट में बहुत ज़्यादा सुना जाता है। मतलब साफ है कि बीजेपी उनके जरिए वोटर्स तक बस रैली में नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है, हर चीज़ बस अच्छा अच्छा नहीं है। स्टार पॉपुलैरिटी का मतलब हमेशा से पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस नहीं होता। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उतना मजबूत नहीं कर पाए। निरहुआ ने चुनाव भले जीता, लेकिन यूपी पॉलिटिक्स में उनका प्रभाव बहुत लिमिटेड है। तो बीजेपी ने पवन सिंह को वापसी तो करा ली है, लेकिन उनका असली टेस्ट होगा ग्राउंड लेवल कैंपेनिंग पे, बूथ मैनेजमेंट पे और कास्ट आउटरीच में। अब वहाँ ये कितना सफल होते हैं ये तो चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी अपने खासियत के हिसाब से ही काम कर रही है। वो हमेशा से सभी इक्वेशन को साधने की कोशिश करती है। जैसा कि मैंने कहा, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने की कोशिश करती है। जहाँ खतरा लगे वहाँ पे तुरंत झुक के डैमेज को कंट्रोल भी कर लेती है। जैसे हमने देखा कि बक्सर में आनंद मिश्रा जैसे बागी को पार्टी में वापसी कराई गई और अब पवन सिंह की भी पार्टी में वापसी हो चुकी है। इसका मतलब साफ ये है कि बीजेपी ये जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहती कि कोई भी लोकल लीडर या मास इन्फ्लुएंसर वोट कटर बनकर उनकी हार की वजह बने। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये प्रयोग कितना कामयाब होता है। फिलहाल लगता यह है कि पवन सिंह का स्टारडम, ठाकुर वोट बैंक और भोजपुरिया मोहब्बत बीजेपी की बैलेंस सीट को काफी हद तक सुधारेगी। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े, रिपोर्ट्स और सर्वे सामने आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि बिहार जो है अपनी पुरानी राजनीति को ही दोहरा रहा है। इस बार मामला स्टार पावर और कास्ट समीकरण से थोड़ा आगे निकल चुका है। बात डेवलपमेंट पे, भ्रष्टाचार पे, गवर्नेंस पे और पब्लिक पॉलिसी पे जा चुकी है। लेकिन वोट में क्या तब्दील होता है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह की वापसी ये दिखाती है कि भारतीय राजनीति में कभी कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। जो कल बागी था वो आज सहयोगी बन गया। तो फिलहाल तो बिहार की सियासत में पवन सिंह की एंट्री ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह जैसा स्टार सच में बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे, या आपको लगता है कि बिहार की जनता इस बार स्टारडम या कास्ट समीकरण से ऊपर उठ के असली मुद्दों पे वोट करेगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।